हेलो एवरीवन। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड आता है संतुलन क्या है। बाजार के बारे में अपन विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ा था। पहले बाजार होता क्या है, किस प्रकार के बाजार होते हैं, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, फिर बाजारों को किस प्रकार विभिन्न टाइप्स में बांटा जाता है, क्षेत्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, प्रतियोगिताओं के हिसाब से थोड़ी बहुत अपन ने चर्चा की थी बाजार के बारे में। अब देखो, बाजार संतुलन, संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन मतलब स्थितिकी। भाई, एक तो होता है डायनामिक जो गतिशीलता होती है, एक होता है स्टैटिक जहां स्थिर हो जाती है कोई चीज, वही क्या होता है? संतुलन की अवस्था होती है। तो देखो, बाजार संतुलन, अब हमारे यहाँ वर्ड आया है बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय होगा? बाजार का मतलब होता है, बाजार में दो चीजें होती है। एक तो होती है जैसे डिमांड, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में एक चीज होती है संतुलन की दृष्टि से देखा जाए तो भाई कीमत का निर्धारण कैसे करें। एक बात आती है कीमत का निर्धारण कैसे करें। तो देखो, कीमत का निर्धारण ना तो अकेली मांग से होता है। दो स्थितियां होती हैं, एक होती है मांग, एक होती है पूर्ति। तो ना तो अकेली पूर्ति से कीमत का निर्धारण होता है, ना ही अकेली मांग से कीमत का निर्धारण होता है। अब ये होता किससे है? ये होता है इन दोनों की संयुक्त क्रिया से, अर्थात मांग और पूर्ति दोनों की संयुक्त क्रिया, या दोनों जब एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं, वहां क्या होता है? वहां कीमत का निर्धारण होता है। तो ये जो मिलना है, यही क्या है? संतुलन है। ये जो एक जगह दोनों का मिलना है, जहां दोनों बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति बराबर हो जाती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? बाजार संतुलन कहा जाता है। तो देखो, जैसे मार्शल ने कहा था, ये मैंने पहले बता दिया आपको कि ना तो अकेली मांग से, ना ही अकेली पूर्ति से किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो कीमत का निर्धारण होता है दोनों की संयुक्त क्रिया से, या दोनों के संयोग से, दोनों के संतुलन से, दोनों के मिलने से। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मांग की। दो पक्ष हो गए, एक हो गया मांग और दूसरा हो गया पूर्ति। तो मांग के बारे में चर्चा करते हैं। डिमांड के बारे में पहले आप पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है, वही मांग है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को की मांग करता है तो वही उसकी क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को मांगता है, अब मांगने का मतलब यहाँ क्या है? मांगने का मतलब, जैसे कि मांग का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, मांग के बारे में आप लोगों ने पहले पूर्व अध्यायों में पढ़ चुके हो आप। तो देखो, वही सेम ही स्थिति है, बस बाजार संतुलन का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ पूरे बाजार की मांग को क्या किया जाएगा? एक मांग मान लिया जाएगा। या जैसे बाजार मांग होता है, बाजार मांग में बहुत सारी फर्में होती है बाजार में, से एक फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, से बहुत सारी फर्में हैं। उन फर्मों से मिलकर क्या बनती है? उन फर्मों से मिलकर क्या बनती है? बाजार मांग बनती है। तो ये जो फर्मों की सबकी इंडिविजुअल डिमांड है, उनको अगर एक जगह कर दिया जाए तो वो क्या बनेगी? अपनी बाजार मांग बन जाएगी। जैसे एक क्रेता है, किसी वस्तु को एक निश्चित मात्रा पर क्रय करने के तैयार होता है, तो वो उसका मांग मूल्य हो जाता है। भाई, मांग मूल्य जैसे एक निश्चित मूल्य है। जैसे 10 रुपए में कोई बिस्किट खरीदने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है, तो उसका मांग मूल्य क्या हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। तो देखो, यहां अपन एक तालिका बनाए, मान लो ये है प्राइस किसी भी वस्तु की, ये है ए व्यक्ति के लिए, बी व्यक्ति के लिए, सी व्यक्ति के लिए, और ये हो जाए बाजार के लिए, बाजार मांग। एक छोटी सी तालिका बना देते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु की प्राइस है 5 रुपए, यहां है 10 रुपए, यहां है 20 रुपए। तो ए उपभोक्ता है, उस वस्तु की डिमांड करता है, जब वो 5 रुपए होती है तो मान लेते हैं 20 इकाइयां, बी करता है 18 इकाइयां, सी करता है 15 इकाइयां। वैसे ही 10 रुपए की कोई वस्तु है तो ए उसकी खरीदता है 15 इकाइयां, ये उसकी 12 इकाइयां खरीदता है, ये मान लेते हैं उसकी 10 इकाइयां खरीदता है। एक कोई वस्तु है सी वस्तु, और उसकी प्राइस है 20 रुपए बाजार में, तो 20 रुपए प्राइस है, तो मान लेते हैं ए उस वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है, ये इसकी 8 इकाइयां, ये इसकी 5 इकाइयां। अब देखो, बाजार मांग क्या होगी? बाजार मांग होगी उस वस्तु के लिए, जैसे ये ए वस्तु की बात हो रही थी, ये बी वस्तु की, सॉरी ये ए बी पहले ले लिए अपने, अक्स वस्तु मान लेते हैं, वाई वस्तु और जेड वस्तु, ये अपने वस्तुएं नहीं। तो अक्स वस्तु के लिए बाजार मांग हो जाएगी, इनको जोड़ दो, 20, 18 और 15 को जोड़ दो, 8, 5, 13,
53, इनको जोड़ दो 7, इनको जोड़ दो 23। तो ये क्या है, ये जो मांग है, जैसे 53 है, 37 है, 23 है, अक्स वस्तु के लिए बाजार मांग हो जाएगी। ये उपभोक्ता है सारे, ये बाजार के जितने भी उपभोक्ता हैं, विभिन्न उपभोक्ता हैं, अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तु की अलग अलग डिमांड करेंगे। तो ये सारे जितने बाजार में उपभोक्ता हैं वो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग करते हैं। तो सम्मिलित रूप से मांग का मतलब इसकी इंडिविजुअल ये हो गई, बी की इंडिविजुअल ये हो गई, सी उपभोक्ता की ये हो गई, ऐसे और बहुत सारे उपभोक्ता बाजार में होते हैं। उन सबकी जो डिमांड है उसका जब योग किया जाता है, उसका जब टोटल किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, बाजार मांग कहलाती है। सिंपल सी बात है, आप पहले पढ़ चुके हो। अगर इसका एक मांग वक्र बनाना चाहें अपन, ये डिमांड कर्व हो गया, इधर अपन वस्तु की कीमत ले लेते हैं। ये मात्रा है जी, कीमत ले लेते हैं 5 रुपए, 10, 15, 20, ठीक है। और ये मात्राएं हैं इधर, जैसे 5 इकाइयां, 10 इकाइयां, 15 इकाइयां, 20 इकाइयां, इस प्रकार इन सब से मिलकर ही क्या बना है, ये मांग वक्र तैयार हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मांग वक्र हो गया पूरे बाजार का मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र का मतलब है, जैसे अपन ने ये मात्राएं ले ली हैं, इधर वस्तुओं की प्राइस कीमत दी हुई है और इधर वो उन वस्तुओं की कितनी मात्रा की डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से बाजार मांग वक्र आ गया है, ठीक है। तो देखो, जो इंडिविजुअल डिमांड वक्र होता है वैसे ही बाजार मांग वक्र होता है। हम इसमें फर्क ये हो जाता है कि इंडिविजुअल मांग वक्र होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। मान लेते किसी का मांग वक्र ये है, किसी ए उपभोक्ता का, बी उपभोक्ता का डिमांड कर्व ये है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर हो, सी का अलग है। तो ये सारे के सारे जितने भी डिमांड कर्व हैं, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, इनको सम्मिलित रूप से जब एक ही मांग वक्र में दर्शाया जाता है तो उसको कहा जाता है बाजार मांग वक्र। तो ये हो गया पूरे बाजार का, अर्थात ये जितने भी उपभोक्ता थे इन सब का सम्मिलित रूप से एक मांग वक्र निकल के आ गया, उसको बाजार मांग वक्र कह देते हैं। तो ये तो हो गई पहले घटक की बात, मांग की। देखो, संतुलन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक मांग चाहिए, एक पूर्ति चाहिए। तो मांग के बारे में अपन ने बात कर ली, अब अपन बात चर्चा करते हैं पूर्ति के बारे में। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति कभी भी उपभोक्ता के हाथ में नहीं होती है, पूर्ति हाथ में होती है विक्रेता के हाथ में या उत्पादक के हाथ में। तो देखो, अब उत्पादक पूर्ति करता है और वो पूर्ति किस आधार पे करता है? वो करता है उस वस्तु की कीमत के आधार पर। देखो, पूर्ति का नियम जैसे मांग का नियम होता है, मांग का नियम हमेशा ये कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, और पूर्ति का नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की जाने वाली पूर्ति में भी वृद्धि होती है। अर्थात एक मांग वक्र है वो नेगेटिव स्लोप वाला था, इससे पहले अपन ने मांग वक्र बना के देखा है, उसका ढाल ऋणात्मक ढाल था। अब अपन पूर्ति वक्र की बात करते हैं। तो जैसे बाजार में क्या थी, मांग थी, वैसे ही बाजार में पूर्ति भी होगी। कैसे? जैसे वस्तु की ये प्राइस हो गई, एक तालिका बना लेते हैं छोटी सी, ये हो गया ए उत्पादक, ये यहां उत्पादक होंगे, अब ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया बाजार पूर्ति। ये उत्पादक हैं जी, क्योंकि उपभोक्ता डिमांड करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं? वस्तु की पूर्ति करते हैं। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, किसी की 10 रुपए है, किसी की 15 रुपए। अपन समझने के लिए ले लेते हैं इसे। तो ए उत्पादक है, वो मान लेते हैं यहां पर 5 रुपए की वस्तु है, ए उत्पादक उस वस्तु की 20 इकाइयों का क्या करता है? सप्लाई करता है। बी 5 रुपए की वस्तु है, उसकी 25 इकाइयों की सप्लाई करता है, और सी 30 इकाइयों की सप्लाई करता है।
वैसे ही 10 रुपए कीमत की वस्तु है, ए उत्पादक है, वो उसकी 50 इकाइयों की करता है, ये 100 इकाइयों की करता है, यहाँ 150 इकाइयों की सप्लाई की जाती है। 15 रुपए की वस्तु है तो ये मान लेते हैं यहाँ 70 इकाइयों की सप्लाई करता है, ये यहाँ 80 इकाइयों की करता है और यहाँ 100 इकाइयों की पूर्ति करता है। अब इनको सम्मिलित रूप से जब जोड़ लिया जाता है तो इनको टोटल करते हैं, तो जैसे 20, 25 और 30, तो इनको जोड़ते हैं अपन 20, 25 और 30, तो ये हो गया अपना 5, 7, 75, ये हो गया 300 और ये हो गया 250। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बाजार इन कीमतों पर, ये हो गई बाजार पूर्ति। तो ये पूर्ति तालिका के माध्यम से अपन ने, जैसे एक उत्पादक था, बी उत्पादक था और सी उत्पादक था, उनके द्वारा विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की गई सप्लाई को समझा इसके माध्यम से। तो अब देखो, अब ये जो तालिका है इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, अर्थात उसका पूर्ति वक्र बनाते हैं। देखो जैसे डिमांड वक्र था वैसे ही पूर्ति वक्र बनाते हैं। तो यहां अपन कीमत लेते हैं वस्तु की और यहां उसकी मात्रा लेते हैं। ये सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप वाला होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। कीमत है, मान लेते हैं 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 25 रुपए है। इधर मात्रा है, जैसे 10 इकाइयां, 20 इकाइयां, 30, 40, 50, कितनी भी हो सकती है आगे। देखो इनसे जो मिलने वाला वक्र निकल के आया वो क्या हुआ, वो एक पूर्ति वक्र निकल के आया। ये हो गया आपका बाजार पूर्ति वक्र। मतलब बाजार में विभिन्न जो उत्पादक थे उन्होंने सम्मिलित रूप से जो क्या की, पूर्ति की। बहुत सारे जितने भी विक्रेता थे उनके द्वारा जो पूर्ति की गई, जैसे ए उत्पादक, बी उत्पादक, सी उत्पादक, उनके द्वारा सम्मिलित रूप से जो पूर्ति की गई, उसको जब अपन ने टोटल कर लिया, उसको जब जोड़ लिया, तो उन कीमतों पर उनके द्वारा जिन मात्राओं को क्या किया गया, बाजार में सप्लाई किया गया या भेजा गया या बेचा गया, तो वो सब क्या है, पूर्ति वक्र को दर्शाते हैं, बाजार के पूर्ति वक्र को। अब अपन बात करते हैं मांग व पूर्ति का संतुलन। बाजार संतुलन की बात चलती है तो मांग व पूर्ति का संतुलन। अब देखो संतुलन साम्य की स्थिति होगी। संतुलन में क्या होगा, देखो अपन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने से अच्छे से समझ में आएगा। अब जो इससे पहले अपन ने इससे पहले वाले पृष्ठ पे जो अपन ने मांग वक्र बनाया था, ये बाजार वक्र, मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र बाजार, इनको एक ही डायग्राम में दर्शा देते हैं। तो ये नेगेटिव स्लोप वाला आपका हो गया डिमांड कर्व और ये पॉजिटिव स्लोप वाला हो गया आपका पूर्ति कर्व। ये आपका हो गया पूर्ति कर्व और ये आपका हो गया डिमांड कर्व। ये आपकी कीमत है इधर, ये आपकी मात्रा है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो मांग एवं पूर्ति जब दोनों एक जगह होती हैं या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, मिलती हैं, सारी बातें एक ही हैं, तो जहां ये दोनों मिलती हैं वहां, जैसे मान लेते हैं ई बिंदु पर मिल रही है, तो यहां क्या है, ये है आपका संतुलन बिंदु। इस संतुलन बिंदु पर ही किसका निर्धारण होता है, बाजार की कीमत का और बाजार की मात्रा का निर्धारण इस संतुलन बिंदु पर ही होता है। अब देखो यहां दो स्थितियां और बनती हैं। ये तो हो गया संतुलन की स्थिति। इससे पहले देखो यहां मान लेते हैं ये जो स्थिति है ऊपर वाली, यहां क्या है, यहां है आपका पूर्ति आधिक्य, पूर्ति आधिक्य। और ये जो स्थिति है यहां इसके नीचे, यहां है आपका मांग आधिक्य। ये क्या है जी, मांग आधिक्य और पूर्ति आधिक्य। देखो पूर्ति आधिक्य की बात करते हैं तो देखो आप ध्यान से देखना, ये जो सप्लाई कर्व है ये ज्यादा है, भाई सप्लाई की मात्रा ज्यादा है ना यहां, जबकि मांग की मात्रा क्या है, इधर मांग कम है, मांग वक्र इधर है ना, तो मांग वक्र जो जो इधर जाएगा तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। पूर्ति अपन ने इधर ही ली है ना, ये देखो मात्रा इधर ही ली है तो इधर जा रही है, तो ये बढ़ेगी ना इधर, और ये इधर जाएगी। मान लेते हैं ये इधर जाता है तो क्या होती है, डिमांड कम होती है, और पूर्ति इधर जाती है तो पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि मात्रा का निर्धारण तो इधर ही तो हो रहा है ना एक्स एक्सिस पे।
तो यहां पूर्ति आधिक्य अर्थात जितनी डिमांड हो रही है, डिमांड तो देखो डिमांड वक्र यहीं रह गया, जबकि पूर्ति वक्र यहां है, तो देखो पूर्ति ज्यादा है मांग की तुलना में, तो इसको कहा जाएगा पूर्ति आधिक्य। और यहां नीचे वाली स्थिति में देखो मांग आधिक्य में, यहां देखो मांग तो है ज्यादा, मांग वक्र यहां जा रहा है ना, और पूर्ति रह गई यहीं पे, भाई पूर्ति वक्र यहीं रह गया इस स्थिति में, तो देखो पूर्ति कम है मांग ज्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है मांग आधिक्य। इस स्थिति में तो मांग तो हो रही है ज्यादा, उतनी पूर्ति नहीं हो रही है, और इस स्थिति में पूर्ति तो हो रही है ज्यादा जबकि मांग उतनी नहीं हो रही है, तो इसको पूर्ति आधिक्य कहा जाता है, इसको मांग आधिक्य कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट बहुत है। और यहां संतुलन की स्थिति होती है, अर्थात मांग और पूर्ति क्या करती है, एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो वहां मात्रा का भी निर्धारण हो जाता है और कीमत का भी निर्धारण हो जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा ये आसानी से समझा जाता है किस प्रकार बाजार का संतुलन होता है, कहाँ तो पूर्ति ज्यादा होती है बाजार में और कहाँ मांग ज्यादा होती है। तो बाजार इस पूर्ति आधिक्य और मांग आधिक्य से फिर क्या होता है कि बाजार हमेशा ये चाहता है कि वो किस में आए, तो यहाँ मांग ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, मांग को थोड़ा सा क्या किया जाए, मांग को थोड़ा सा कम किया जाए और वो यहाँ आने की स्थिति में हो। ऐसे यहाँ पूर्ति ज्यादा है तो पूर्ति को क्या किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, तो यहाँ अपन ऐसे इसको इस एरो साइन से दर्शाते हैं। तो इसमें संतुलन की अवस्था की ओर आने की प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती है और बाजार इस प्रकार क्या आ जाता है, संतुलन में आ जाता है। इस प्रकार आपके बाजार संतुलन को समझा जा सकता है मांग एवं पूर्ति के साम्य के द्वारा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है।